हेलो एवरीवन, मैं अरुण सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आईडी के कुछ ही कैंपस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको इतिहास के एक संक्षिप्त परिचय के बारे में आपको बताया कि इतिहास हिस्ट्री क्या है और भारतीय इतिहास को हमको कैसे पढ़ना है, कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम लोग इतिहास के ही एक काल की जिसका नाम है आधुनिक काल। हिस्ट्री में सबसे पहले हम भारतीय इतिहास में सबसे पहले हम आधुनिक काल के भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन काल के इतिहास के बारे में। उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। शुरुआत करेंगे कहाँ से? मॉडर्न हिस्ट्री से, यानी आधुनिक काल के भारत के इतिहास से। आप देखेंगे कि जो आधुनिक काल का जो भारत का इतिहास है, ये भारत देश के एक राष्ट्र बनने की कहानी है। किस प्रकार से विदेशी शासन के अधीन रह करके, ब्रिटिश पावर के अधीन रह करके भारत जो देश था किस प्रकार से राष्ट्र बनता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आधुनिक काल के इतिहास की जो शुरुआत होती है वो होती है 1707 ईस्वी से। 1707 से लेकर के 1947 ईस्वी तक के बीच का जो पूरा टाइम पीरियड का जो घटनाक्रम है, इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। आधुनिक काल के भारत के इतिहास की जो शुरुआत होती है वो होती है मुगल साम्राज्य के पतन से। कहाँ से होती है? मुगल साम्राज्य के पतन से। ठीक है, मुगल साम्राज्य का जो पतन होता है ये भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। आप देखेंगे कि जब मुगल साम्राज्य का जब पतन होता है तो यहीं से मध्यकाल का अंत होता है और आधुनिक काल की शुरुआत होती है, या यूँ कहें आधुनिक काल के भारतीय इतिहास की नींव पड़ती है। तो मुगल जो साम्राज्य का इसके पतन के कारण क्या क्या थे? क्या कारण था कि जो मुगल साम्राज्य था इसका पतन हुआ? ठीक है, तो आइए इसके बारे में समझते हैं हम लोग कि आखिर कारण क्या था कि मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। तो मुगल साम्राज्य के पतन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे औरंगजेब के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में। इसके पहले हम 3-4 फैक्ट की बात करेंगे जो कि एक आगे चल करके एक बड़ा प्रमुख कारण बनता है मुगल साम्राज्य के पतन का। तो सबसे पहले हम बात करें अगर, तो औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, धार्मिक असहिष्णुता वाली नीति थी, ये पहला प्रमुख कारण था मुगल साम्राज्य के पतन का। दूसरा, राजपूत नीति। ठीक है, तो पहले हम समझ लें कि धार्मिक असहिष्णुता क्या थी। मुगल साम्राज्य में औरंगजेब के पहले आप देखेंगे, चाहे हम वो अकबर की बात करें या फिर शाहजहां की बात करें, इनके समय में जो प्रकार से जो धार्मिक नीतियाँ थी वो गंगा और यमुना तहजीब वाली नीति थी। गंगा यमुना तहजीब का मतलब समझते हैं आप लोग? गंगा यमुना तहजीब का मतलब है कि गंगा नदी और यमुना नदी के किनारे बसने वाले हिंदू और मुसलमान। एक सीधा साधा जो इसका आंसर होगा गंगा यमुना तहजीब का मतलब क्या है, वो यही है कि हिंदू लोग मुस्लिमों के धर्म का रिस्पेक्ट करें और जो मुस्लिम है वो हिंदुओं के धर्म का रिस्पेक्ट करें। ठीक है, यही है गंगा यमुनी तहजीब। आप देखेंगे यहीं से जो कव्वाली जो आपको मिलती है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? वो यहीं से हुई है। तो आप देखेंगे कि औरंगजेब के पहले जो भी मुगल काल के शासन थे वो असहिष्णु वाले नीति वाले नहीं थे। धार्मिक संप्रदाय को
वो दोनों आपस में तालमेल बना हुआ था हिंदू और मुस्लिम के बीच में। लेकिन जैसे ही औरंगजेब का शासन आता है, औरंगजेब के शासनकाल में आप देखेंगे कि ये हिंदुओं को त्यौहार और उत्सव मनाने पर रोक लगा देता है, पहला चीज़। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था कि जो भारत में जो मंदिर थे उन मंदिरों को नष्ट करवाने का काम करता है। जैसे आप देखेंगे 1699 1699 98 के आसपास जो है काशी विश्वनाथ का जो मंदिर था वो तोड़ दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक प्रकार से धर्म के प्रति जो है लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया, और ये भी आगे चल करके एक बहुत बड़ा कारण बना मुगल साम्राज्य के पतन का। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, दूसरा जो प्रमुख कारण था वो था राजपूत नीति। इसके पहले जितने भी शासक थे, चाहे हम औरंगजेब या शाहजहां ये और जो भी शासक उनकी बात करें, तो वो सब राजपूतों को साथ में लेकर के चलते थे। लेकिन औरंगजेब का ये नीति थी कि राजपूतों को साथ में अगर लेकर के चलेंगे तो हम इस्लाम का प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। इनको एक प्रकार से बाधा मानते थे, इसलिए इनकी जो नीति थी वो राजपूत विरोधी नीति थी। तीसरा आप पॉइंट देखेंगे कि औरंगजेब के समय तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण था वो ये था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन ये भी कहीं ना कहीं एक कारण था जो है मुगल साम्राज्य के पतन का। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दूसरा पॉइंट, औरंगजेब जो था ये साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी विस्तार नीति का था, ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, और इसी वजह से इसने क्या किया था, दक्कन पर आक्रमण किया था। क्योंकि औरंगजेब का ये मानना था कि अगर मराठों पर अपना अधिकार करना है, मराठों को नियंत्रण में रखना है, तो दक्कन पर अधिकार करना आवश्यक है। तो आप देखेंगे कि औरंगजेब क्या करता है, दक्कन पर आक्रमण करता है। तो जब दक्कन पर आक्रमण करता है तो इस स्थिति में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में धन और जन दोनों की हानि होती है। तो क्योंकि अब ये दक्षिण की ओर चला आया था, इस वजह से दिल्ली में जो है राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त हो जाती है। कई सारे लोग अपने आप को इस मुगल एम्पायर से फ्री करना चाहते थे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रमुख कारण बना था मुगल साम्राज्य के पतन का। उसके बाद फिर आप देखेंगे सबसे जो प्रमुख कारण था मुगल साम्राज्य के पतन था वो था उत्तराधिकार के लिए लड़ाई। किसके लिए? उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध होता है। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 3 मार्च 1707 ईस्वी में अहमदनगर में, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब अपनी मृत्यु के बाद अपने किसी भी बेटे को वो अगला मुगल साम्राज्य का शासक या अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाता है। इसी वजह से इसके जो पुत्र होते हैं इनके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर के, राजगद्दी को लेकर के आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इनके 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? जिसमें पहले हम पढ़ेंगे मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर इनका पहला बेटा था। दूसरा जो था उसका नाम था मोहम्मद मुअज्जम। तीसरा जो बेटा था वो था मोहम्मद आजम शाह, और जो चौथा इनका बेटा था उसका नाम था मोहम्मद कामबख्श। ठीक है, तो ये इनके 4 पुत्र थे। अब हालांकि जो मोहम्मद अकबर था ये औरंगजेब की नीति का सबसे बड़ा विरोधी था,
बड़े स्तर पर इसने विरोध किया था, इसलिए इसकी हत्या पहले ही कर दी जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बचते हैं 3 पुत्र, कौन कौन से? मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम शाह और मोहम्मद कामबख्श। इन तीनों पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध शुरू हो जाता है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। देखिए, जब औरंगजेब का शासन था उस समय जो प्रांतों की संख्या थी वो 21 थी। कितने प्रांत थे? 21 प्रांत थे। उसमें से जो काबुल प्रांत था, काबुल प्रांत का सूबेदार बनाया गया था किसको? मुअज्जम को। ये काबुल प्रांत का सूबेदार था। मोहम्मद आजम शाह को गुजरात का सूबेदार बनाया गया था। और आप देखेंगे कि मोहम्मद कामबख्श को जो है बीजापुर का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो अब इन तीनों, अब जो औरंगजेब के जो तीनों पुत्र थे, इन तीनों पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के, राजगद्दी को लेकर के आपस में लड़ाइयाँ छिड़ जाती हैं। ठीक है, युद्ध होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो पहली लड़ाई होती है 1707 ईस्वी में होती है। 1707 ईस्वी में जजाओं का युद्ध होता है। जजाऊ कहाँ है? ये आगरा के पास में। जजाओं का जो युद्ध होता है ये इनके पहले बेटे मोहम्मद मुअज्जम और आजम शाह के बीच लड़ा जाता है। इस युद्ध में मुअज्जम विजयी होता है और आजम शाह पराजित होता है और इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, इसी के जस्ट बाद देखेंगे 1709 ईस्वी में, 1709 ईस्वी में फिर दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। 1709 ईस्वी में बीजापुर का युद्ध, हैदराबाद के पास। ये जो युद्ध लड़ा जाता है, ये मुअज्जम, जो कि यहाँ पे पहले युद्ध में विजयी होता है, मुअज्जम और किसके बीच में? कामबख्श, जो कि बीजापुर का क्या था? सूबेदार था। कामबख्श के बीच में लड़ा जाता है। ठीक है, इस युद्ध में भी क्या होता है? मुअज्जम जो है ये विजयी होता है और कामबख्श पराजित होता है और इसकी हत्या कर दी जाती है। परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि मुअज्जम, जो कि बाद में बहादुर शाह की उपाधि धारण करता है, बहादुर शाह की उपाधि धारण करता है। इन्हीं को आराम शाह भी कहा जाता है। इसका जो दूसरा नाम था, उपनाम, वो क्या था? आराम शाह। तो अब देखेंगे कि जहाँ औरंगजेब के जो तीनों जो बेटे थे, इनमें परिणाम स्वरूप कौन विजयी होता है? मुअज्जम, यानी कि बहादुर शाह विजयी होता है और ये मुगल साम्राज्य का शासक बनता है। ठीक है, एक चीज़ और देखेंगे कि मुगल एम्पायर में क्या था? मुगल साम्राज्य में जो ज्येष्ठ पुत्र होता था उसको प्रधानता नहीं दी जाती थी। ऐसा नहीं होता कि जो सबसे बड़ा बेटा है वही अगला उत्तराधिकारी नियुक्त होगा या उसी को राजगद्दी दी जाएगी। जो सबसे श्रेष्ठ होगा तलवार के दम पे, जिसकी तलवार में ताकत होगी, जो सबसे शक्तिशाली होगा, जो सबसे मजबूत होगा, वही क्या बनेगा? अगला उत्तराधिकारी बनेगा, अगला जो है सम्राट बनेगा। ये खासियत थी किसकी? मुगल एम्पायर की, मुगल साम्राज्य की। तो आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? बहादुर शाह के बारे में, है ना, कि बहादुर शाह जो है ये कैसा था, किस प्रकार की इनकी नीतियाँ थी, इन सब के बारे में समझा जाए बहादुर शाह के बारे में। तो हम लोग बात करते हैं किसकी? बहादुर शाह प्रथम की। बहादुर शाह प्रथम, या इन्हीं को क्या कहा जाता था? मोहम्मद मुअज्जम। इन्हीं को शाह आलम भी कहा जाता था। कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग, इसलिए तीनों नाम एक साथ लिख दिया गया है, चाहे बहादुर शाह प्रथम कहिए या मोहम्मद मुअज्जम कहिए या फिर शाह आलम कहिए। ये 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का शासक बनता है। अब देखेंगे ये 65 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 65 वर्ष की आयु में ये मुगल साम्राज्य का शासक बनता है। अब यहाँ से शुरुआत हो जाती है
उत्तर मुगल साम्राज्य की, या इसको औरंगजेब की मृत्यु के बाद कि जो शासक आते हैं इनको हम पढ़ते हैं उत्तर मुगल शासक के रूप में पढ़ा जाता है, या इन्हीं को उत्तर मुगल काल कहा जाता है, 1707 से लेकर के 1857 तक। ठीक है, तो हम बहादुर शाह प्रथम की बात कर रहे हैं, या फिर मोहम्मद मुअज्जम या शाह आलम की बात की जाए तो इन्होंने जो है मराठों और राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। मित्रवत किसके साथ में? मराठों और राजपूतों के साथ इन्होंने क्या किया था? मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। यहीं पर देखेंगे कि इन्होंने यानी मुगलों ने 1689 ईस्वी में 1689 ईस्वी में जो शिवाजी थे, कौन थे? शिवाजी के पौत्र थे साहू। साहू को बंदी बना लिया था। बहादुर शाह प्रथम क्या करता है, यानी जो बहादुर शाह प्रथम यानी जो शाह आलम था वो साहू को छोड़ देता है, यानी इनको स्वतंत्र कर देता है, एक तरीके से स्वतंत्र कर देता है, और स्वतंत्र करने के बाद में इनको महाराष्ट्र जाने की अनुमति दे देता है। तो इससे पता चलता है कि जो शाह आलम था इसके मराठों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। दूसरी जो प्रमुख बात थी, आप देखेंगे कि जो जजिया कर, जो जजिया टैक्स था औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था, ये जजिया कर को समाप्त कर देता है। दूसरा प्रमुख काम क्या था? शाह आलम के द्वारा जजिया जो टैक्स होता था उसको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। सिखों के साथ भी आप देखेंगे मोहम्मद शाह के जो मोहम्मद मुअज्जम के या शाह आलम के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। लेकिन जैसे ही सिखों के जो 10वें गुरु थे, कौन? गुरु गोविंद सिंह, इनकी जैसे ही मृत्यु हो जाती है, सिख का एक नेता था बंदा बहादुर। कौन था? बंदा बहादुर। वो करता क्या है? अपने आप को सिखों का 11वां गुरु घोषित कर देता है। मतलब उसे कोई बनाता नहीं, वो स्वयं को जो है क्या करता है? कहता है मैं सिखों का 11वां गुरु हूं। तो इस प्रकार से वो जो पंजाब में जो रहने वाले मुसलमान थे उनको प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। तो मजबूरन जो शाह आलम होता है ये पंजाब पर आक्रमण करता है 1712 ईस्वी में। कब करता है? 1712 ईस्वी में आक्रमण करता है, और इसी सैन्य अभियान के दौरान ही शाह आलम की मृत्यु हो जाती है। अब शाह आलम की जब मृत्यु हो जाती है तो शाह आलम की मृत्यु के बाद जो इनके पुत्र होते हैं, कौन कौन से? जहांदर शाह, ठीक है, ये इनका सबसे बड़ा बेटा था। दूसरा अजीम उस शान, ये इनका दूसरा बेटा था। ठीक है, तीसरा क्या था? और रफी उस शान, और जो इनका चौथा बेटा था उसका नाम क्या था? जहान शाह। इनके चारों बेटों के बीच में लेकर के क्या होता है? वही राजगद्दी के लिए, उत्तराधिकार के लिए लड़ाइयाँ होती है, युद्ध शुरू हो जाता है। परिणाम स्वरूप जहांदर शाह विजयी होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि ये लोग सत्ता के लिए कि अगला जो है मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी, मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसके लिए देखेंगे जैसे बहादुर शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो लगभग 1 महीने तक इसके शव को वैसे ही रख दिया जाता है, दफनाते तक नहीं है ये। किसके लिए? कि पहले उत्तराधिकार की लड़ाई हो जाए, पहले युद्ध हो जाए, हाँ पहले राजा बन जाए, उसके बाद में पिता का दाह संस्कार होगा। ये होता है सत्ता का नशा। तो देखेंगे कि इन तीनों जो चारों पुत्रों में संघर्ष होता है, तो परिणाम स्वरूप विजय किसको प्राप्त होती है? जहांदर शाह को। और जहांदर शाह ये मुगल साम्राज्य का अगला शासक बनता है। जहांदर शाह की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे जहांदर शाह का जो शासन होता है उस खाली 1 ईयर के लिए होता है। 712 ईस्वी से लेकर के 713 अगर देखा जाए तो खाली जो है 10 महीने तक ही इसका शासन चल पाता है। कारण क्या था? हम बात कर रहे हैं जहांदर शाह की। जहांदर शाह 1712 से 1713 ईस्वी के बीच में
जहांदर शाह बहुत ही भ्रष्ट और अनैतिक आचरण वाला शासक था। ठीक है, इसी वजह से देखेंगे जहांदर शाह को ही लंपट मूर्ख कहा जाता था। क्या कहते थे? लंपट मूर्ख। सवाल यहाँ से हालांकि परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है कि किस शासक को जो है लंपट मूर्ख के नाम से जाना या लंपट मूर्ख कहा जाता था। इसको कहा जाता था जहांदर शाह को। जहांदर शाह ने जो आमेर के शासक थे, आमेर वही वर्तमान का जयपुर, ठीक है, जयपुर को पहले आमेर के नाम से जाना जाता था। यहाँ के राजा थे सवाई उपाधि सवाई जय सिंह। क्या नाम था उनका? सवाई जय सिंह। इनको मिर्जा की उपाधि दी जाती है। किसकी उपाधि? मिर्जा की उपाधि। किसके द्वारा? जहांदर शाह के द्वारा। ठीक है, वहीं पर देखेंगे मारवाड़। मारवाड़ के जो राजा थे अजीत सिंह, है ना। मारवाड़ के जो राजा थे अजीत सिंह, इनको भी क्या की जाती है? उपाधि दी जाती है। किसकी? महाराजा की। ठीक है, तो इसके बाद फिर देखेंगे तीसरा जो प्रमुख काम किया था जहांदर शाह ने, इन्होंने मराठों के साथ एक समझौता किया था। उस समय देखेंगे कि जो भी भारत के हिंदू या मुस्लिम शासक होते थे, वे मराठों को एक प्रकार से जो है सुरक्षा कर देते थे, चौथ के नाम से। चौथ क्या होता था? ये एक टैक्स होता था। ये कुल राजस्व का 1/4 1/4 होता था, इसलिए इसको चौथ कहा जाता था। भारत का कोई भी हिंदू या मुस्लिम जो शासक होता था, वो जो मराठा होते थे, उन मराठों को खुश करने के लिए कि ऐसा ना हो कि जो मराठा हैं वो उनके क्षेत्र में जो उपद्रव कर दें, उनको खुश रखने के लिए ये लोग करते क्या थे? कुल राजस्व का 1/4 इनको टैक्स के रूप में या कर के रूप में दिया जाता था। ठीक है, एक प्रकार से इसको सुरक्षा कर भी कहा जाता था। अगर कोई भी मुस्लिम या हिंदू का क्षेत्र का शासन हो, जिनसे इनको जो है चौथ के रूप में टैक्स मिल रहा है, अगर उनके क्षेत्र के ऊपर किसी प्रकार का कोई बाहरी आक्रमण भी होता था तो वो उस आक्रमण में इनकी सहायता भी करते थे। और दूसरा एक टैक्स होता था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी ये भी एक प्रकार का क्या था? कर था। सरदेशमुखी जो होता था, ये जो मराठा शासक होते थे, मराठा शासकों के द्वारा जो मुख्य शासक होता था उसको दिया जाता था। ये कुल राजस्व का 10% होता था, यानी 10% होता था। तो जहांदर शाह ने कहा कि हम चौथ और सरदेशमुखी जो टैक्स है, इसे वसूलने की इजाज़त तभी देंगे जब इसकी वसूली किसके द्वारा? मुगल अधिकारी के द्वारा की जाए। तभी जो है हम इसकी क्या करेंगे? अनुमति देंगे इस टैक्स को वसूलने की। तो आप लोग समझ पाए चौथ क्या था, सरदेशमुखी क्या था? ये दोनों टैक्स थे। चौथ क्या होता था? ये कुल राजस्व का 1/4 होता था। इसमें कोई भी हिंदू या मुस्लिम शासक हो, वो मराठों को खुश करने के लिए क्या करता था कि मराठे जो है उनके राज्य में उपद्रव ना करें, शांतिपूर्ण ढंग से रहें, इसके बदले में उनको दिया जाता था। और इसके अलावा अगर कोई तीसरा शासक जो है उनके क्षेत्र पर एक प्रकार से आक्रमण करे, तो वो उनके विरुद्ध जो है लड़ाइयाँ भी लड़ते थे। तो इसी प्रकार से चौथ को एक प्रकार से सुरक्षा कर भी कहा गया है। ठीक है, समझ पाए आप लोग? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगले। तो आगे हम लोग बात करेंगे किसकी? फर्रुखसियर की। आप देखेंगे कि सैयद बंधुओं की सहायता से जो है फर्रुखसियर क्या करता है? मगध का शासक बनता है, मुगल साम्राज्य का शासक बन जाता है। 1712 से लेकर के 1719 ईस्वी तक। फर्रुखसियर की बात करें तो फर्रुखसियर जो मुगल साम्राज्य का शासक बनता है, किसकी सहायता से बनता है?
सैयद बंधुओं की सहायता से। सैयद बंधुओं में जो सबसे शक्तिशाली थे वो कौन थे? हुसैन थे। अच्छा, ये सैयद बंधु थे कौन? ये सैयद बंधु थे ये हजरत मोहम्मद पैगम्बर, जो हजरत मोहम्मद साहब थे, इनके पूर्व, इन्हीं के जो है वंशज माने जाते हैं, जो कई शताब्दी वर्ष पहले आकर के भारत में बस गए थे। और इन्हीं में से ढेर सारे लोग ऐसे थे जो बाद में जो है अकबर की सेना में शामिल हो गए थे। ठीक है, तो फारुखसियर 1712 से लेकर के 1719 तक इनका शासन होता है। ये अपने शासन में कुछ खास चीज़ें नहीं कर पाते। हालांकि आप देखेंगे पहले तो ये सैयद बंधुओं का साथ देते हैं, लेकिन बाद में जो है फिर ये सैयद बंधुओं के ही विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगते हैं। परिणाम स्वरूप होता क्या है, जो सैयद बंधु इनको मुगल साम्राज्य का शासक बनाते हैं, वही मराठों के सहयोग से। किसके सहयोग से? मराठों के सहयोग से। और मराठा शासक उस समय कौन थे? पेशवा बालाजी विश्वनाथ। इन्हीं की सहायता से करते क्या है, ये फारुखसियर की हत्या कर देते हैं। और इसके बाद जो अगला मुगल शासक बनता है वो कौन बनते हैं? मोहम्मद शाह। ठीक है, ये उत्तर मुगल काल के अगले शासक बनते हैं। इनका जो शासन चलता है एक लंबे समय तक, 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह बहुत ही एक प्रकार से भोग विलास में डूबा हुआ मदमस्त शासक था, इसलिए मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है, रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह की उपाधि दी गई थी। ठीक है, फिर कुछ समय बाद होता क्या है, आप देखेंगे कि निजामुल मुल्क इन्हीं को चिनकिलिज खां भी कहा जाता है, के द्वारा षड्यंत्र रच करके जो सैयद बंधु थे इनकी हत्या करवा दी जाती है। सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी जाती है। ठीक है, अब सैयद बंधुओं की हत्या कर दी जाती है। मोहम्मद शाह ऐसा शासक है, रंगीला की उपाधि इनको दी गई है, तो इसी मौके का फायदा उठा करके आप देखेंगे कि भारत में कई सारे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो जाती है। उनको मौका मिल जाता है स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने का। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कोई सेंटर में ऐसा शासक है ही नहीं जो पूरे साम्राज्य को सही तरीके से चला सके। एक प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त हो चुकी थी। और परिणाम स्वरूप होता क्या है, आप देखेंगे बंगाल कि जो मुगल जो सूबेदार था मुर्शीद कुली खां, ये करता क्या है, स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है। बंगाल जो कि मुगलों के अधीन था, ये क्या था, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर करके सामने आता है। इसकी स्थापना कर दी जाती है मुर्शीद कुली खां के द्वारा। ऐसे ही देखेंगे अवध प्रांत की स्थापना की जाती है शहादत खां के द्वारा। फिर ऐसे ही जो है आप देखेंगे बंगाल, अवध, इसके बाद में हैदराबाद की जो स्थापना की जाती है वो वही निजाम मुल्क के द्वारा, निजाम मुल्क के द्वारा, या इन्हीं को चिनकिलिज खां कहा जाता है। इनके द्वारा जो है हैदराबाद के रूप में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी जाती है। इस प्रकार से हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, निजाम मुल्क के द्वारा, है ना, निजाम मुल्क। इन्हीं को चिनकिलिज खां कहा जाता था। ठीक है, अब
मोहम्मद शाह के शासन के समय ही आप देखेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण होता है। भारत पे क्या होता है? विदेशी आक्रमण होता है। और विदेशी आक्रमण के रूप में नादिर शाह, इसका आक्रमण होता है, नादिर शाह का आक्रमण होता है कितने ईस्वी में? 1739 ईस्वी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह के द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है। और नादिर शाह भारत पर जब आक्रमण करता है तो नादिर शाह को रोकने के लिए 1739 में ही करनाल का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? करनाल का युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में नादिर शाह को रोकने के लिए शहादत खां, जो कि अवध के नवाब थे, ये पहुंचते हैं नादिर शाह को रोकने के लिए। लेकिन परिणाम स्वरूप होता क्या है कि जो मुगल सेना होती है वो पराजित हो जाती है। मुगल सेना क्या होती है? पराजित हो जाती है। बदले में आप देखेंगे कि नादिर शाह दिल्ली तक आ पहुंचता है और पूरी दिल्ली को लूट करके वापस चला जाता है। जो सबसे जो प्रमुख था आपका तख्त-ए-ताउस, जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता था, जो कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा जी? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। इसी में विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर जो हीरा था वो इसमें लगा हुआ था। इसके साथ साथ शहादत खां से जो है नादिर शाह 20 करोड़ रुपए हर्जाना के रूप में मांगता है, युद्ध के हर्जाने के रूप में, कि हमको युद्ध में इतना नुकसान हो, बदले में कितने रुपए? 20 करोड़ रुपए की डिमांड करता है। किससे? शहादत खां से, जो कि अवध के क्या थे? नवाब थे। तो ये इतना पैसा न दे पाने की वजह से जो शहादत खां हैं ये करते क्या हैं? सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है। इसी समय आप देखेंगे कि जब भारत पर विदेशी आक्रमण होता है 1739 में, इसी समय भारत में दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं। जैसे अगर हम बात करें उत्तर भारत की, किसकी बात करें? उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट हो जाता है, मुगलों के बीच में और अफगान के बीच में तथा मराठों के बीच में संघर्ष, जिसे हम त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में पढ़ते हैं। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि अफगान का जो शासक था अहमद शाह अब्दाली जो था, और मराठों के बीच में युद्ध लड़ा जाता है, जिसे हम कहते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में। कब लड़ा जाता है? 1761 ईस्वी में। और इस युद्ध में होता क्या है? मराठों की हार होती है और अफगान विजयी होते, यानी अहमद शाह जो होता है वो विजय को प्राप्त करता है। ठीक है। फिर इसके बाद में किन्हीं कारणोंवश अफगानिस्तान में जो एक प्रकार से जो आंतरिक गतिविधियाँ थी वो सही नहीं होती हैं, जिसकी वजह से जो है फिर अहमद शाह अब्दाली वापस अफगान चला जाता है। ठीक है। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि जो मुगल साम्राज्य का जो पतन का कारण था वो विदेशी आक्रमण भी था। नादिर शाह के समय आप देखेंगे कि जो मुगल साम्राज्य था इसकी स्थिति ऐसी हो चुकी थी, एक प्रकार से पूरा लहूलुहान कर दिया था वो, कि कोई भी शक्ति जो है आकर के भारत पर अपना अधिकार जमा सकती थी। तो ऐसी स्थितियां बन गई थी। ठीक है। तो ये अभी हम लोग खाली उत्तर मुगल काल के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आधुनिक भारत का जो इतिहास की जो शुरुआत होता है वो मुगल काल के पतन से होता है। मुगल साम्राज्य का पतन होगा, फिर उत्तर मुगल काल आएगा, स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होगी, फिर उसके बाद में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, किस प्रकार से जो व्यापारिक कंपनियां हैं वो भारत आती हैं। ठीक है। और फिर कहाँ कहाँ पे अपनी फैक्ट्रियाँ लगाती हैं, क्या उनकी नीतियाँ होती हैं, आते हैं व्यापार के उद्देश्य से किस प्रकार से जो है वो भारत पर अपना अधिकार कर लेते हैं।
इन सब के बारे में हम लोग जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।